सो आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मनोज भिंगारे जो सूरत से हैं और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट हैं। उन्होंने मेरी पोर्ट्रेट बनाई थी 2017 में और मुझे गिफ्ट किया था। एंड अभी 2023 में मिस्टर राजन लाल, जिनका बुक मैं लिख रही हूँ, वो उन्होंने उनके लिए एक तस्वीर बनाई उनकी। द इंटरेस्टिंग थिंग इज वो जिस तरह से तस्वीर बनाते हैं वो इट्स क्वाइट यूनिक। तो आप बताइए, आपकी कंडीशन के बारे में बताइए कि आपने कब से शुरू किया पेंटिंग, और ये सब ये क्या, हाउ डिड इट ऑल हैपन, सो आप मुझे बताइए। हाँ मैम, पहले तो मैं एकदम नॉर्मल था और बच्चों की तरह। हम लोग मेरे मम्मी पापा के साथ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बस एक्सीडेंट होने के कारण मेरे दोनों हाथ, मतलब वहाँ प्रॉब्लम हो गया। तो ओके। एक हाथ तो ऑन द स्पॉट निकल ही चुका था, और दूसरे हाथ में मतलब इतना लग चुका था कि उसको बचाना भी मुश्किल हो गया। और उस टाइम पे मम्मी पापा भी इतना, मतलब उनको भी लगा हुआ था, तो जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लोग लेके जा नहीं पाया मुझे। हम हम्म। लोग नासिक में एडमिट थे। तो फिर एक हाथ निकला तो मम्मी को पता भी नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि वो अलग वार्ड में शिफ्ट थे, मैं अलग वार्ड में था, पापा अलग वार्ड में थे। तो दो अच्छा। तीन दिन के बाद वो मेरे पास आए, देखा उन्होंने कि एक हाथ मेरे बेटे का निकाल दिया ऐसा। तो उनको बहुत ही, मतलब ऐसा सदमा पहुंचा और बहुत टेंशन लेने लगे। उसके बाद मुझे सूरत लाया गया। तो सूरत में जब सिविल हॉस्पिटल में बताया, तो दूसरे हाथ के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि अगर आप थोड़ा लेट करोगे तो पॉइजन पूरा बॉडी में चला जाएगा अच्छा। और बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप बोले अभी डिसीजन यही लेना होगा कि उनका हाथ निकालना पड़ेगा। तो दूसरा हाथ निकाल दिया। तो उस वक्त की जो सिचुएशन थी मैम, वो हमारे परिवार के लिए बहुत इतना, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी लाइफ यहाँ पे फुल स्टॉप हो चुका है। और अभी ये क्या होगा, मतलब मैं मम्मी पापा का अकेला लड़का हूँ। ओके, और आप कितने साल के थे जब ये हुआ? मैं 10 साल का था मैं। ओके। हम्म। ओके। हाँ, 5वीं कक्षा में पढ़ता था और 10 साल का था। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद तो मैम 1 साल तक तो मतलब सिर्फ खाली रोना रोना ही चलता था घर पे। मम्मी को कुछ पता नहीं चलता था मुझे, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं हो, हम क्या कर पाएंगे, वो एक प्रश्न था मेरे लिए बहुत बड़ा। और मेरे पापा तो इतने डिप्रेशन में आ चुके थे कि उन्होंने तो सुसाइड भी कर लिया था, मतलब पूरे पंखे पे वो लटक गए थे। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी ने, मेरे जो पहले हम लोग पार्टीशन के मकान में रहते थे, वो तोड़ के वो लोग अंदर आए, उनको निकाला और वो बच गए। उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि अपंग मानव मंडल करके एक संस्था है अहमदाबाद में, जो डिसेबल बच्चों को वहाँ पे रख के पढ़ाई वो लोग करवाते हैं स्कूल का। तो हम लोग वहाँ गए, फिर मैं वहाँ पे मिला हरीश भाई त्रिवेदी करके, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। हम्म। उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि बेटा आप, हाथ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले सर आप लाइफ जी सकते हो, अपने पैरों को ही हाथ बना लो। तो मैंने वो मेरे दिमाग में बिठा लिया, बोले आप अपने पैरों से सारा काम कर सकते हो। फिर मैंने चमची से खाना खाना, ब्रश करके ब्रश पकड़ के दांत ब्रश करना, बाल बनाना, ये सब जो अपनी रोज की एक्टिविटीज होती है वो सब अपने पैरों से करना चालू कर दिया। क्योंकि उन्होंने वो मुझे बोला था कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो आपका खुद का काम आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम स्पेशल कोई आदमी नहीं रख सकते। तो फिर मैंने घर पे आया, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया, मुंह से लिखने का, पैर से लिखना, पैरों से सब काम करना। उसके बाद 1 साल के बाद वापस से मैंने स्कूल ज्वाइन किया 6th स्टैंडर्ड में। और धीरे धीरे फिर ऐसे आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने इंटरेस्ट लिया कि लाइफ में हम कैसे जी पाएंगे, पढ़ाई करके तो होने वाला नहीं, फिर आगे मुझे फ्यूचर बनाना है। तो मैंने धीरे थोड़ा थोड़ा फिर ड्राइंग में इंटरेस्ट लिया। और जैसे जैसे स्कूल की जो एक्टिविटीज होती थी उसमें मैंने सांस्कृतिक प्रोग्राम, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, फिर ड्राइंग कंपटीशन होता था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और जब मुझे इनाम मिलता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। वही चीज ट्रॉफी में जब घर पे लाता था, मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता था कि नहीं अभी कुछ मैं कर रहा हूँ ऐसा। तो धीरे धीरे वो टाइम थोड़ा जाने लगा और मतलब आगे बढ़ने लगा है। तो फिर 1999 में मुझे नेशनल बालश्री अवार्ड मिला दिल्ली में। हम लोग कभी सूरत से भी बाहर नहीं गए थे, तो मम्मी को मैं जब तो दिल्ली लेके गया राष्ट्रपति भवन में, तो उनको मतलब इतना खुशी हुआ ना कि बहुत। और मैं भी, फिर तब से भी पापा को भी अच्छा लगने लगा। फिर मेरे इंटरव्यू टीवी पे आने लगे, न्यूज़पेपर में मेरी तस्वीर आने लगी। फिर काफी सारी संस्थाओं ने मेरा सम्मान किया। तो मुझे हिम्मत आ गई कि अभी मुझे ये फील्ड में ही आगे जाना और एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। फिर ऐसे मैंने 10th पास किया, 12th पास किया। उसके बाद में मुझे इच्छा थी कि अभी मैं फाइन आर्ट्स करूंगा और पेंटर आर्टिस्ट बनूंगा। फिर मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। लेकिन
उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि फाइन आर्ट्स में मुझे एडमिशन ही नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे साफ तौर पे मना कर दिया कि बोले लिखना अलग बात होती है बेटा, बोले और ये पेंटिंग बोले बड़ा बड़ा आप नहीं बना पाओगे। तो एक साल तो मुझे एडमिशन ही नहीं मिला। फिर से मैंने अगले साल वापस ट्राई किया, मैंने कहाँ बोला पे सर कहाँ पे मुझे ट्राई किया? कौन से कॉलेज में? अहमदाबाद में सीएन विद्यालय में। अच्छा। तो जूरी जूरी जो बैठे थे सब सर लोगों लोग, मतलब ये उनको ऐसा लग रहा था कि हाथ और पैर और मुंह से इतना नहीं काम हो सकता है ऐसा। बोले आपने 10 पास किया 12 पास किया, हम मानते हैं बोले, लेकिन वो लिखना बुक में होता है बोले बेटा, ये बोले बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाना होगा, 5th ईयर में आप कैसे काम करोगे। मतलब वो मुझे ऐसा लगा कि फिर मुझे उन्होंने पूरा कॉलेज घुमाया, सब दिखाया, फिर भी मैंने वो आत्मविश्वास नहीं खोया था, मतलब सर मैं कर लूंगा। तो बोले चलो ठीक है बोले। फिर नेक्स्ट ईयर जब ट्राई किया तब मैंने उनके साथ में फाइट किया, मैंने बोला सर मैं आपके सामने कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैंने पढ़ाई किया, अभी मुझे आगे के लिए पढ़ाई करना है। बराबर, अगर मैं ये पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा। आप मुझे ट्रायल बेस के ऊपर रखिए। मैंने बोला कि अगर मैं मेरा पेंटिंग या मेरा कोई काम किसी और बंदे से करवाता हूँ तो मेरा जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आप लाइन लाल लिपि मार दीजिएगा, मतलब इसको कभी मैं यूज नहीं कर पाऊँ, ऐसा कर दो फिर। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोला हम आपको ट्रायल बेस के ऊपर रखते हैं। फिर एक हफ्ते के लिए उन्होंने मुझे ट्रायल बेस के ऊपर रखा और एडमिशन दिया। फिर मैंने अपना जितना भी पेंटिंग था, जितने भी असाइनमेंट थे, मैं अच्छे से पैरों से मुंह से बना लेता था। और आगे भी बहुत सी मतलब प्रॉब्लम आती थी, जैसे बच्चे लोग हाथ से, सामने मॉडल बैठता था वो लोग हाथों से फटाफट बना लेते थे, और मुझे ऐसा होता था पहले मैं मुंह से ही पेंटिंग करता था। तो मैं नीचे देख के जब स्केच बनाता था और ऐसा ऊपर देखता था तो मेरा टाइम चला जाता था, हम्म। उतना उतने टाइम में मॉडल का स्केचिंग नहीं हो पाता था। फिर मैंने क्या किया कि पैरों में पेंसिल पकड़ के, जैसे पैर नीचे काम कर रहा है और सामने नजर है, जैसे वो लोग हाथों से करते थे वही फिर मैंने ट्राई पैर से किया। तो फिर एक साल के बाद मुझे पैर और मुंह दोनों से पेंटिंग आने लग गया। तो जो अच्छा। सारे हमारे जो प्रोफेसर थे वो भी मुझे बोले कि बहुत अच्छा बोले, आप पिछली बार हमने देखा कि आप मुंह से ही बना रहे थे और अभी आप तुरंत पैरों से भी कर रहे हो, मतलब जो स्केच नहीं बन रहा था वो भी मैं उतने टाइम में उनकी तरह में बनाने लग गया। अच्छा, तो आप दोनों आपने मुंह से बनाना कब सीखा? वो साथ में ही सीखा पैर के साथ साथ? हाँ बस 2-3 महीने में मैंने पहले मुंह से करता था, फिर ये स्केचिंग नहीं होता था, फिर मैंने पैर से भी ट्राई करना चालू कर दिया। तो दो हम्म। तीन महीने में फिर पैरों से भी आने लगा, फिर एक साल के बाद तो पैरों में इतना अच्छा ग्रिप हो गया कि मैं सामने लाइव पोर्ट्रेट भी बना लेता था। अच्छा, लाइव पोर्ट्रेट बनाते हो आप हाँ पैर? अच्छा। जी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है इतने सारे? अभी तो दुबई में भी आप अभी आ रहे हो थोड़े दिन में। हाँ अभी कैसी फिर फील? मैंने मैम सुना था माउथ एंड फुट पेंटिंग एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है, उसके अंदर माउथ एंड फुट पेंटिंग करने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अच्छा। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, तो उसमें भी मेरा पेंटिंग सिलेक्ट हुआ, और उसमें मैं अभी एक आर्टिस्ट के उसमें काम कर रहा हूँ। माउथ एंड फुट पेंटिंग वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है, उसका अच्छा। मेन हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। और अच्छा। इंडिया में लगभग 40 आर्टिस्ट जो मुंह से और पैर से पेंटिंग करते हैं, तो उसमें मैं एक हूँ। फिर अच्छा। उनके थ्रू थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम सोल्व होने लगा, पेंटिंग का ऑर्डर आने लगा। फिर बाहर बहुत सी स्कूल में, होटल्स में, एनुअल फंक्शन में मैं लाइव डेमो करने लगा फिर। आवाज चली गई, आवाज गई। हाँ, अभी ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। जी जी। अच्छा। फिर फिर आपकी वाइफ से कब मिले? फिर हाँ उनको मैं मिला 2010 के करीब, मतलब वो हमारे रिलेशन में ही है। जैसे अच्छा। हम महाराष्ट्र में, तो मामा की लड़की के साथ शादी होती है, तो मम्मी काफी टेंशन में रहती थी कि क्या होगा, अभी पढ़ाई लिखाई हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन फिर आगे से उसका क्या होगा। तो हम्म। ऐसे उन्होंने, मतलब मेरे जो मामी थे उनसे बात की, तो उन्होंने भावना से भी पूछा, तो वो भी हाँ बोलने लगी। फिर मैंने मेरे मम्मी को बोला कि इस तरह आप किसी को क्यों पूछ रहे हो ऐसा, जब हम काबिल बन जाएंगे तो सामने से ही कोई बोलेगा कि भाई हम लड़की हम्म। देते हैं ऐसा, बोले ये पूछना अच्छी बात नहीं। तो हम्म। बोले नहीं बेटा, मुझे ऐसा चिंता हो रही है ऐसे। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने बोला देखो मेरी जो लाइफ है वो एक चैलेंजिंग है, मतलब एक प्रश्नार्थ चिन्ह है, हर हर कदम पे मतलब एक प्रश्न आता है। तो मतलब इसको एक्सेप्ट आप कैसे करोगे। तो बोले नहीं, बोले मैंने हाँ बोला है ना, तो ये लाइफ टाइम के लिए मेरा हाँ समझो, मैं कभी आपसे मतलब नाराज नहीं होगी, या फिर कभी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी ऐसा।
फिर मैंने भी उनको थोड़ा समझने के लिए टाइम दिया, 1-2 साल। उसके बाद में हमारा एंगेजमेंट हुआ। उसके बाद भी मैंने उसको टाइम दिया, मैंने बोला अभी भी वक्त है, हम्म। अभी भी आपको अगर नहीं बोलना है तो आप नहीं बोल सकते हो। तो हम्म। उन्होंने बोला नहीं, मैंने जो एक बार आपको बोला है ना, मैंने हाँ बोला तो हाँ, कभी मैं नहीं बोलूँ, फिर आपको कभी ऐसा मौका नहीं दूंगी कि फरियाद करने का, कि हम्म। आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई दिक्कत आए हमारे लाइफ में। तो हम्म। मैम आज 11 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन आज तक हमारे बीच में कभी ऐसा ये नहीं हुआ, अनबन नहीं हुआ। वो अच्छे से मेरे फैमिली को भी समझ रही है, मुझे भी समझ रही है। आज एक बेटा है, बेटी है, क्या अच्छे से कितने लाइफ साल चल के रहा है। हैं, कितने साल के हैं दोनों? ये बेटा है 8 साल का, बेटी 6 साल। अच्छा, और उनको भी इंटरेस्ट है पेंटिंग में? हाँ, मेरी बेटी है, उसको डांस में इंटरेस्ट है, और जो बेटा है उसको स्पोर्ट में और थोड़ा सा ड्राइंग भी करता है। अच्छा। आपकी सारी पेंटिंग्स में से आपकी अभी तक की आपके हिसाब से कौन सी आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ को इस पेंटिंग ने चेंज किया? हाँ मैम, एक बार हमें ना सब्जेक्ट दिया हुआ था, जो इंडिया के सारे आर्टिस्ट है उसके लिए, वाटर, गुजरात का कल्चर, और अ, हाँ, गुजरात का कल्चर और पानी के ऊपर एक पेंटिंग बनाना था, अच्छा। ओएनजीसी में। तो अच्छा। सारे आर्टिस्ट को उन्होंने पेंटिंग दिया था, बोले सब आर्टिस्ट बनाएंगे लेकिन सिलेक्ट किसी भी 5 लोगों का होगा। हम्म। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था, मैं क्योंकि मैंने फर्स्ट फाइन आर्ट के 5th ईयर में रियलिस्टिक सब्जेक्ट लिया था, तो एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। हम्म। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा लेआउट बनाया और उसके ऊपर मैंने पेंटिंग बनाया, और वो पेंटिंग सिलेक्ट भी हुआ। और उसका प्राइस था मैम 1 लाख रुपया। तो फर्स्ट पेंटिंग जब मेरा 1 लाख में बिका, मतलब मेरे शादी से कुछ 2-4 महीने पहले वो पेंटिंग बिका था। हम्म। तो मुझे मतलब ऐसा विश्वास बैठा अपने आप पे भी कि ये चीज भी मैं कर सकता हूँ, और बहुत खुशी हुआ था उस टाइम पे। तो वो अच्छा। पेंटिंग में बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। ओके। वो और फोटो भेजूंगा मैं, और आपको और आपने जी पोर्ट्रेट्स मैम। पोर्ट्रेट्स कब से शुरू किए? मैम जब मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, तब मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था। तो सुखलाल काकरिया करके सर थे मेरे, तो मैं क्लासेस में जाता था, तो मैं देखता था कि लाइव सब पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो वो मुझे नहीं आता था तब। तो तब मेरा स्टडी चल रहा था, तो सर ने बोला आप भी ट्राई करो। तो मैं बनाता था, तो मुझे मतलब फेस का लाइन ही नहीं पकड़ नजर में आता था कि कैसे का लाइन बना रहे हैं, कैसे का आईज नोज लिप्स बना रहे हैं ऐसा। फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, सर ने फिर मुझे थोड़ा बेसिक उसका बताया। उसके बाद में प्रैक्टिस किया, तो मेरे सामने फिर जो मॉडल बैठता था उसको देख के पोर्ट्रेट बनाने लगा। पोर्ट्रेट तो बनता था, लेकिन कैरेक्टर नहीं आता था। कि जैसे मुझे लग रहा है कि सामने जो मॉडल बैठा है उसका कैरेक्टर उसमें नहीं आता था। सर बोले धीरे धीरे आएगा, बोले लेकिन आपका जो स्ट्रोक आ रहा है वो बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो भी होने लगा। फिर एक टाइम ऐसा है कि मेरा पोर्ट्रेट सामने रखा जाता था, और बाकी जो स्टूडेंट थे उनको बताया जाता था कि देखो मनोज की जो पेंटिंग में स्ट्रोक आ रहा है बोल्ड, ऐसा आना चाहिए। आप लोग जो कर रहे हो काम, जो एक मतलब बहुत स्मूथ काम कर रहे हो, ऐसा जो बोल्डनेस होना चाहिए, जो आर्टिस्ट के इसमें जो स्ट्रोक आना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। तो मुझे तब ऐसा हिम्मत आती थी कि पोर्ट्रेट अच्छा बन रहा है। मुझे तो ये उन्होंने पूछना मतलब था बहुत अच्छे से मुझे ऐसे किया। पूछना था कि आपने आर्टिस्ट होके वो इंसान का स्पिरिट कैसे डालते हो उसके अंदर? यानी आप फोटो से कैसे इतना उसकी पर्सनालिटी को इतना अच्छा जान लेते हो? वो इंट्यूटिव है, क्या है, इंट्यूशन से होता है, क्या होता है? ये तो शुरुआत में मैं जब पेंटिंग बनाता था ना मैं, तो उतना वो नहीं आता था। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि कैरेक्टर लाने के लिए मतलब मुझे मुश्किल होता था। फिर मैंने सर से पूछा कि सर ऐसा क्या चीज है कि जो मतलब हम सामने देखते हैं और आईज नोट मिस बना रहे हैं। तो बोले इस सब व्यक्ति में अपना एक कैरेक्टर छुपा होता है, बोले आप पोर्ट्रेट पे काम करते हो, सबका आईज नोट स्लीप भगवान ने सबको दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना कि वो पकड़ लो आप, तो आपके पोर्ट्रेट में जान आ जाएगी। तो हम्म। मैं कभी भी किसी को भी देखता था ना कि इस इंसान में ऐसा क्या है कि इसका फेस इतना अच्छा लग रहा है, या इसमें ऐसा क्या है, तो इस बंदे का कैरेक्टर इस चीज में छुपा है। तो मैं कभी भी ना फोटो देखूंगा या कहीं पे भी बैठता हूँ तो वो चीज देखते रहता हूँ ऐसा, हमेशा कि भी इनमें क्या है। किसी की आंखें ऐसी होती है कि एकदम आकर्षक होती है, हम्म। किसी के होठ ऐसे होते हैं कि आकर्षक, किसी का बाल ऐसा होता है कि आकर्षक होता है। तो उसी चीज पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो आ जाता है। अच्छी बात है, बिकॉज राजन सर का पोर्ट्रेट उनको बहुत ज्यादा रियल लगा। जी हाँ, उनका उनकी आंखें और उनका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत अच्छा। मुझे खुद को ऐसा लगा कि आज तक के जितने भी पोर्ट्रेट बनाए ना मैं, तो इसमें उनका स्किन टोन और आंखें ना बहुत अच्छा बना है। अच्छा। और इसके पहले एक बनाया था मैंने अमित शाह जी का, हम्म। हमारे जो गृह मंत्री है, उनका बनाया था। उनका जो फेस, उनका जो स्माइल आया ना, वो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा।
मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना कि एकदम फट से उसमें आ जाता है, और आप कभी कभी तो ले लेते हो। किसी किसी कैरेक्टर में वो तकलीफ भी हो जाती है। हम्म। और मतलब दिक्कत होता है कि स्किन टोन लाने में, एक्सप्रेशन लाने में प्रॉब्लम हो जाती हम्म। और अभी आपको सबसे टफ कौन सा लगा है अभी तक, जो जो भी आपने पेंट किया है पोर्ट्रेट्स? है पोर्ट्रेट में। एक दो कैरेक्टर मतलब जैसे कमीशन वर्क कोई आता है तो कभी कभी कोई फेस ऐसा आ जाता है कि उसमें मुझे टोन लाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। दो तीन पोर्ट्रेट ऐसे आए थे, अच्छा। उसमें मतलब दिक्कत हो जाती है। हम्म। अभी भी पिछले महीने ही एक मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक उनके फादर और मतलब उनके फ्रेंड है, उनके फादर का उनका पोर्ट्रेट दिया है। तो उनका बन गया, उनके फादर का जो पोर्ट्रेट था वो लाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि उनके आंखों के नीचे भी है ना डार्कनेस था, और स्किन भी उनका थोड़ा डार्क था, तो मतलब बन जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आंखों के नीचे मतलब धब्बा है ऐसा। तो जो हम्म। स्किन और वो जो धब्बे को मुझे मिक्स मतलब अलग करना था ना, वो लाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म। ऐसा हुआ है कि किसी का पोर्ट्रेट आपने बनाया और उनको ऐसा लगा हो कि नहीं, ये तो मैं ऐसे तो नहीं दिखता हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि हम एक तरह से दिखते हैं। कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक बार जब कॉलेज टाइम था ना मैम, तो मैंने अब्दुल कलाम जी को पेंटिंग गिफ्ट किया था। उस हम्म। टाइम तो मेरा स्टडी वर्क चल रहा था, तो मैंने जो उनका पेंटिंग बनाया ना पेंसिल स्केचिंग में था। उनको जब मैंने गिफ्ट किया तो उन्होंने बोला कि अभी भी मैं इतना यंग लगता हूँ, बोले वो लोग वो ऐसे बोल रहे थे। मैंने जिस फोटो से उनका जो स्केच बनाया था, फिर उनको मैंने जब गिफ्ट किया तो वो बोले था अभी मैं इतना यंग नहीं लगता हूँ, बोले जितना आपने बनाया है। हम्म। तो आप पेंटिंग सामने तो रख के आप पोर्ट्रेट यानी फोटो से पोर्ट्रेट बनाते हो ना, यूजली? जी 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 जी। नॉट लाइव? लाइव फोटो नहीं? से नहीं, लाइव अभी मतलब बहुत सालों से मैं प्रैक्टिस छूट गया, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद में लाइव डेमो मतलब जो होते थे उसमें भी मैं जैसे कोई सीनरी हो गया या फ्लावर्स हो गया या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऐसे बनाता था। उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा पोर्ट्रेट में मेरा इतना मतलब ये नहीं हो रहा था कि मैं किसी से कमीशन वर्क लूँ और मैं देने के लिए ऐसा लगता था कि मैं नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने शुरुआत की, तो फिर पहले मैंने बोला पहले फोटो से स्टार्ट करते, फिर फोटो से स्टार्ट करते करते वो लाइव वाला छूट। हम्म। वॉल्यूम वापस गया। सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ जी। जी। हाँ। अच्छा जी, अभी आप कतर भी गए थे, उसके बारे में बताइए। जी मैम। कतर गए थे ना आप, कतर? हाँ हाँ हाँ, कतर आए थे मैं लगभग 2013 में शायद हम लोग आए। जो अच्छा। माउंटेन फूड पेंटिंग आर्टिस्ट थे हम लोग का 5 लोगों का एक साथ में वहाँ पे वर्कशॉप जैसा और एक एग्जीबिशन रखा था, जिसमें हमारी 5-5 पेंटिंग वहाँ पे लगाई गई। अच्छा। तो ओके। वहाँ पे भी एक पेंटिंग सेल हुआ था मेरा, वो भी एफसे की था। वहाँ पे भी हम लोग आए थे। मतलब फर्स्ट टाइम मैं गया था मैम सिंगापुर। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हम लोग गए थे, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मैंने नीचे से मतलब फ्लाइट को उड़ते हुए देखा था, और पहले फर्स्ट टाइम ऊपर से नीचे दुनिया को देखना, मतलब वो मेरे लिए वो एक सपना था कि हम लोग मैं विदेश कब जाऊंगा। ये सब हम्म। मैं काम करता था ना, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे फिर मेरी अपेक्षाएं बढ़ने लगी कि मुझे विदेश जाना है, फ्लाइट में बैठना है, क्योंकि हमारा जो मेरा जो बैकग्राउंड है मैम, कि हम लोग ज्यादातर मतलब सूरत या ज्यादा जगह एमपी तक हम लोग घूमे थे। हम्म। मतलब मेरे पूरे रिलेटिव में आज तक कोई मतलब ज्यादा पढ़ाई भी नहीं किया है, और कोई दिल्ली विल्ली तक भी नहीं गया है। तो हम्म। जैसे जैसे मैं बाहर जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा अभी दिल्ली तो आ गए, अभी कहाँ जाना, अब बेंगलोर जाना, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे मुझे लगने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा मेरे मम्मी पापा कब मेरे साथ बैठेंगे, क्योंकि हम लोग जब सिंगापुर गए तो मेरे पास ना पासपोर्ट था, ना पता था ऐसा कि वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है ऐसा। फिर एकदम से मुझे सर ने मुझे बताया एमएफके के जो हमारे जो सर है, उनका नाम है बॉबी थॉमस, वो सब हैंडल करते हैं। तो उन्होंने बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं पासपोर्ट के लिए दौड़ा पहले तो। हम्म। और 5 दिन में पासपोर्ट रेडी किया और भेजा। तो अभी मेरे मम्मी पापा का तो था नहीं, फिर मेरे साथ में हमारे जो सीनियर थे मंजी भाई रामानी वो और उनके फ्रेंड, और मेरे साथ में उनका जो कोई रिलेटिव थे, उनको साथ में लिया फिर एक एयरपोर्ट के तौर पर। अच्छा। आप बहुत अकेले खुशी ट्रैवल हुई नहीं थी करते मतलब। हो यूजली?
आप किसी के आपके साथ कोई नहीं और? नहीं, मुझे हाँ, साथ होना चाहिए। हाँ जी। मतलब थोड़ा काम मैं कर लेता हूँ, कुछ काम हाँ के लिए हेल्प की हाँ हाँ जरूरत बिल्कुल। है। अच्छा, तो अभी दुबई में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? दुबई जब आओगे तो हम चाहते हैं कि आप शेख मोहम्मद का मैं पेंटिंग करो और उनको गिफ्ट करो। जी जी बना लूंगा मैं कतार गया, उसके बाद सिंगापुर गया, लेकिन दुबई के बारे में बहुत सुना था। मेरा 3 बार मतलब रिजेक्ट हुआ दुबई आना, माउंटेन फूड पेंटिंग की तरफ से। अभी पिछली बार भी सेकंड कोरोना आया, उससे पहले मेरा आना तय था, तो मेरे वाइफ का और मेरे बेटे का पासपोर्ट बनाया। मैंने बोला चलो अभी इनको भी मैं बाहर घुमा के लाता हूँ, ऐसा दुनिया बाहर की देख सकेगी ऐसा। तो वो आना कैंसिल हो गया। तो मेरा बहुत इच्छा था कि कब दुबई जाने मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, 2 3 बार रिजेक्ट होने के बाद फिर वो इच्छा और बढ़ जाती है कि कब जाना होगा ऐसा, इस तरह। और फाइनेंशियली इतना हम लोग मजबूत नहीं है कि हम लोग खुद जा पाए ऐसा। हम्म। तो आपने मुझे बोला तो मुझे ऐसा हो गया कि मैम ने भी बुलाया, तो कब जाना होगा। हो रहा है। जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड। मार्च में आ रहे हो? 1 मार्च को हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको जी लाने की। जी 2 3 दिन का ट्रिप होगा, दुबई में लोगों से मिलो। हम आपका जी काम भी जी। देखेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, यू नेवर नो। अगर एक एक चीज से दूसरी और चीज। थैंक यू मैम। मेरे मम्मी पापा भी मतलब मुझे बोल रहे थे कि मैम को हमारे तरफ से बोलना, क्योंकि इतना अभी के टाइम में मैम किसी और के लिए कोई टाइम नहीं निकलता है और किसी को इतना हेल्प नहीं करता है। आपने अगर मुझे पेंटिंग भी दिया तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में चलो पेंटिंग बनाने का तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो मुझे आप सपोर्ट करे उसके लिए मतलब मैं और मेरे फैमिली आपको बहुत दिल से मतलब थैंक यू बोल रहे हैं। आपकी मम्मी जी से भी बात हुआ था, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। जी। मैं मतलब 10 तारीख को मेरा वहाँ पे अवार्ड फंक्शन है, तो सिलेक्शन अच्छा, अगर होता है तो मैं वडोदरा जाने वाला हूँ। जरूर मिलके आना उनसे। तो उनको आपकी ये माता जी ने भी बोला, मुझे बोला कि आप इधर जरूर आओ बोले, यहाँ पे नजदीक ही है, तो आप आ जाना बोले। मैंने बोला ठीक है आऊंगा। नहीं, ये हम सब जरिया होते हैं, हमको नहीं पता कहाँ पे क्या निकलता है ना। अब राजन सर ने जी जी। देखा पेंटिंग, और अगर उन्होंने देखा और बोला होता कि ठीक है मुझे गिफ्ट मिला है, मैं, उन्होंने ऐसा नहीं हाँ किया। हाँ वही तो। उन्होंने कहा कि कौन है, इसको हम मिलेंगे, हम इसको, आपसे फोन पे बात हुई, तो एक से दूसरी जी चीज जी। होती है। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे अच्छाई होती है, ऐसे एक्सपेक्ट करो। नहीं मैम, हम बोलते हैं ना कि भगवान है, तो हमें हमारे नजर से देखना होता है कि भगवान कहाँ है। तो मतलब आप जैसे लोग हैं ना, वो हमारे लिए मतलब भगवान है। उस चीज में, उस व्यक्ति में हम ढूंढ लेते हैं कि ये चीज है। अभी तक मैं यहाँ पे जब पहुंचा हूँ ना मैम, देखो मेरे ना मेरे माता पिता को फाइन आर्ट के बारे में कुछ पता था ना उनको। अब मेरे बेटे को हम लोग कौन सी लाइन में ले जाएंगे उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन बस ऐसे जो आप बोल रहे हो ना कि आप जैसे लोग ही मुझे सपोर्ट करते करते मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जैसे अहमदाबाद में अनार मैम करके थे, उन्होंने मुझे थोड़ा काउंसलिंग दिया, उन्होंने थोड़ा हिम्मत दी कि लाइफ में मतलब बहुत सी तकलीफें आती है, लेकिन उनसे हमको हिम्मत नहीं हारना है। उस टाइम पे थोड़ा हमको डगमगाना नहीं है, एकदम खड़े रहना है अच्छे से। और उस टाइम को देखना है कि ये टाइम भी निकल जाने वाला है, वो मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं रहती। तो ऐसे सीखते सीखते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं नहीं, और आप जैसे हमको। आप यहाँ पे जो आए थे नए, हम्म। जी जी, महेश भाई सवानी के यहाँ बारे पे भी आप आए थे महेश भाई सवानी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया शुरुआत के टाइम में। तो उन्होंने भी मतलब काफी सारे पेंटिंग किए। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे, तो आपसे मिलना हुआ। बाकी अगर वो लोग उन्होंने भी ऐसा किया होता, उनको भी मैंने पेंटिंग दिया और वो भी पेंटिंग देते हैं, तो आपसे मुलाकात नहीं होती। लेकिन आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने काम दिया, तो मुलाकात हुई और आपने उस मुलाकात को आज कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हो आप। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसे ही होना चाहिए, जर्नलिज्म का काम है ये करना। पर यही है कि आप हाँ हमको इंस्पायर करते हो ना। जब आप, मैंने पहले जब इनको पेंटिंग दिया राजन सर को, तो उन्होंने लिया, फिर मैंने जो वीडियो भेजा तो वो एकदम चौंक गए कि अच्छा ये इन्होंने बनाया अच्छा। है। तो वो एक एडिशनल चीज होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रिसिशन बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। और जब परफेक्शन होती है ना, तो वो एकदम दिल को छूती है, वो ऐसे नॉर्मल चीज जी नहीं जी। है। और जो आप जिसके अंदर जो जान डालते हो ना, वो दिखता है। इसीलिए इसीलिए वो अलग है। तो वो आपकी वजह से है, आपका टैलेंट ही ये चीज आपको खींच के ला रहा है, और किसी का ये नहीं है उधर। पर यस, हम चाहते हैं हाँ कि आप आओ थैंक यू। और दुबई में आओ, और लेट्स सी हम क्या करेंगे आगे। पर आपके लाइफ के सबसे चैलेंजिंग डेज कौन से थे, वो आप अगर बताओगे। आप ऑफ कोर्स एक्सीडेंट था, उसके अलावा अगर आप बोलो कि आपके लाइफ के सबसे चैलेंजिंग डेज कौन से थे, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया। शुरुआत का दौर में जो पीरियड था पहले के, मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि अभी, जैसे मैं पहले नॉर्मल था, साइकिल चलाना, खेलना कूदना वो सब मेरे लाइफ में था। अचानक से अगर ऐसा कुछ हो जाता ना, तो मतलब एक
ऐसा लग रहा था कि अभी लाइफ खत्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं होगा। तो हम्म। वो पीरियड ही बहुत बड़ा था हमारे लिए। और मम्मी पापा इतने नर्वस हो चुके थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि अभी लाइफ खत्म हो चुका है। मेरे पापा ने, तो मैं आपको बताया कि उन्होंने सुसाइड भी हम्म। कर लिया था, लेकिन भगवान ने मतलब बचा लिया अच्छे से। तो वो दौर से गुजरना मतलब हमारे लिए बहुत बहुत टफ हुआ था ऐसे। उसके बाद में तो ये सब जैसे भी पैरों से सब काम जो स्टार्ट किया था, अभी शुरुआत के दौर में इतना इजी नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो होने लगा। फिर बाद में अहमदाबाद में मैं 17 साल मैंने हॉस्टल में मैं गुजारे। उसके बाद में बाहर आना जाना अ, खुद, फिर मैंने ऐसा सोच लिया ना, अभी सब खुद ही करना है, मतलब अकेले सब। अभी अहमदाबाद से सूरत भी अकेला आता जाता था, बस में आना जाना ट्रैवल करना, वो सब मैंने खुद अपने आप को मतलब इस तरह ढाल लिया ना कि मुझे वो सब इतना टफ नहीं लग रहा था मुसीबत। अच्छा, अच्छी बात है। अभी क्या प्लान है आगे? अभी क्या क्या, पूरा पूरा साल आप बिजी रहते हो या कैसा है आपका शेड्यूल? देखो, तो मैं जिस जगह में रहता था ना, मैं वो बहुत ही मतलब स्लम एरिया था। तो मुझे तो पहले मेरे फैमिली को वहां से निकालना था। अभी मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना मैम कि मैं तो बहुत साल बाहर रहा था, तो जो नेगेटिविटी आजू बाजू के वातावरण में था वो मेरे में आया नहीं। और तो मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चों में इसका असर नहीं हो, क्योंकि आजू बाजू मतलब बहुत अच्छा नहीं था, मतलब तो वहां से शादी तो हो गया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि अच्छी जगह पे रहना चाहिए, तो मैंने अभी 2 साल पहले ही मतलब मैंने मकान लिया लोन लेकर। तो उसी उसमें मैं बिजी रहने लगा। उसके बाद में मैं अचानक थोड़ा ऑपरेशन हो गया मेरा अपेंडिक्स का, अच्छा। और कोरोना आ गया। तो मेरा जो रेगुलर टाइम जो चल रहा था बाहर आना जाना, मतलब एकदम कंटिन्यू चलता था, जब ऑर्डर आना एग्जीक्यूशन होना ये सब स्टॉप हो गया। तो मैंने ये मकान तो ले लिया, लेकिन बहुत ही दिक्कत होने लगी मतलब फाइनेंशियली। तो उसमें मतलब बहुत टेंशन में आ गए थे मम्मी पापा हम लोग। उसके हम्म। बाद मैंने थोड़ा थोड़ा क्या किया कि क्लासेस ज्वाइन चालू किए यहाँ पे घर के पास ही। तो 8-10 बच्चे आते हैं, उनको भी मैं टीचिंग देता हूँ, और साथ साथ में कुछ कमीशन वर्क वाले पेंटिंग आती है वो मैं बनाता हूँ। हम्म। और मेरा फ्यूचर का प्लान ऐसा है मैम कि एक अच्छा सा एग्जीबिशन करना है सोलो। एक थीम पे काम करके मुझे बड़े बड़े अच्छे से पेंटिंग बना के उसको ये करना है, लेकिन उस टाइम से निकल ही नहीं पा रहा हूँ मतलब। अच्छा। तो आपने जैसे ही बताया ना, तो मैंने आपको बोला कि कुछ पेंटिंग है अभी भी वो टाइम से बनाए हुए, लेकिन सेल ही नहीं मतलब हो पा रहे थे। हम्म। तो ऐसा है कि एक प्लानिंग से अच्छे से एग्जीबिशन करना है, अगर जैसे दुबई जैसे या फिर फॉरेन में कहीं पे भी, क्योंकि इंडिया में इतना ये नहीं है, तो फिर दिल्ली या कोलकाता बेंगलोर में करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट जरूरी है। हम्म। मैं अकेले से करने चाहूंगा ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम्म। अभी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना मैम, तो मतलब किसी को मतलब बोलना कि 20,000 लेना, 25,000 लेना, 10,000 लेना, तो वो बहुत तो बड़ा हो जाता है कि नहीं इतना कहाँ होता है ऐसा। हम्म। तो फिर वो मेहनत ये सब नहीं हो पाता है। हम्म। तो तो ठीक है। प्लानिंग ऐसा है कि अच्छे से कोई एग्जीबिशन हो जाए। जी। जी। ठीक है जी। और आप आपके जो संस्था है वहाँ पे बच्चों को सिखाते हो या उनको बताते हो? अगर आप छोटे बच्चों को देखते हो जिसका कंडीशन सिमिलर है, आपने उनको कभी सिखाया, बात किया, आप लोगों को क्या बोलते हो जो आपसे सीखने आते हैं? यहाँ पे तो मैम नॉर्मली बच्चे आते हैं सीखने के लिए, और 2-3 बड़े लेडीज वो लोग भी आते हैं। तो उन्होंने मतलब फेसबुक से या किसी इससे उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्लासेस है, और मेरे बारे में मैं यहाँ थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग मुझे। हम्म। तो आके देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर आप नहीं हाथ है तो कर पाते हो, तो हमारे लिए तो मतलब आसान है। तो हम्म। उनको ऐसा लगता है कि सर आप यहाँ तक पहुँचे हो, अच्छा अच्छा इंसान भी नहीं पहुँचता है बहुत। तो मैं उनको बोलता ऐसा कोई नहीं है, हम हमारा अगर काम करते तो जा सकते हैं यहाँ तक, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी मतलब खुशी होती है देख के। बच्चे भी आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सर पैर से और मुंह से बना रहे हैं हम लोग। उनके माता पिता जो आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सर पेंटिंग के साथ साथ में ये लोग आपसे कुछ और भी सीख के जा रहे हैं बोले यहाँ से, ऐसा उनको हम्म। ऐसा लगता है। मतलब उनके माता पिता जो आते हैं वो जो देखते हैं तो बोले सर हमने आपका वीडियो देखा, हमने आपके यहाँ पे सुना। तो उनको ऐसा लगता है कि हम जिस बंदे के पास भेज रहे हैं, मतलब उनको ऐसा खुशी होता है कि अच्छा लगता है कि भाई जिसकी बात पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति कहाँ पहुंचे। अभी मैंने मैम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 31 अक्टूबर को 2023। अच्छा। 5 फीट बाय 50 फीट का पेंटिंग बनाया कंटिन्यू 15 घंटे तक। 15 घंटे? वाह। ओके। हाँ कंटिन्यू सुबह से लेके रात को 10 बजे तक बनाया क्या पेंटिंग थी? एक दिन पे।
उसमें मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती के ऊपर मैंने बनाया, और उसके अंदर आजादी का अमृत महोत्सव, G20 जो सम्मेलन हुआ था वो, फिर राम मंदिर है, ऐसे सब इसमें मैंने वो पेंट किया। अच्छा, वो रिकॉर्ड मिला उसको, आपको गिनेस का रिकॉर्ड? हाँ, गिनीज में था, अमेजिंग यूनिवर्सल अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो गिनीज के लिए भी मुझे 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 अभी कोई इसका नॉलेज नहीं था, अभी मुझे गिनीज का भी करना है। अच्छा। मेरे दो तीन इच्छा है, मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, अच्छा। और एक गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, और पैरों से ड्राइविंग करना है, और स्विमिंग सीखना है। अच्छा। ये सब मेरी इच्छा है, मेरी बड़ी। सब होगा, अगर आपके अंदर वो है जज्बा, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड आपको देख के तो लगता ही है ना कि कोई भी देख के आपको बोलेगा कि आप इतने इंस्पायरिंग हो खुद ही। तो ये तो स्पिरिट की बात है ना, कि आपकी स्पिरिट है वो चीज करने में, वो ड्रीम्स हैं आपके। तो बहुत हाँ। अच्छा लगा आपसे बात करके। इंटरव्यू तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था मुझे, मैंने इतने साल क्यों लगा दिए मुझे नहीं पता। पर थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू मी, और मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। ये कॉल के बाद वापस एक मैसेज करूंगी, ताकि मैं इसको 1 मिनट पॉज जी। कर